कि चूड़ी बेचने वाला का बेटा, दूध बेचने वाला का बेटा, खेत में मजदूरी करने वाले का बेटा है, कोई ईमानदार जो सरकारी नौकरी करता हो और ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, उसकी बच्चियां जेएनयू में पीएचडी कैसे कर रही है? इसको क्या करना चाहिए? इसको या तो हमारा दरबानी करना चाहिए, हमारा प्लेट उठाना चाहिए, हमारा गाड़ी साफ करना चाहिए, हमारे लिए इनकलाब जिंदाबाद करना चाहिए। तो ये हमारी गैंग में शामिल होने के बजाय एक तो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, ऊपर से हमारे ही खिलाफ अपने लोगों को इकट्ठा करके हल्ला मचा रहा है। दिक्कत इस बात से है। अब दिक्कत जब इस बात से है तो इसके दो तरीके हैं, या तो इस आवाज को खरीद लो या इस आवाज को बदनाम कर दो। तो खरीदने की तो कोशिश बहुत की है। तो हमारा ईमान कोई कोयला का खदान थोड़ी है कि आप अदानी के पैसे से खरीद लेंगे। हमारी ईमानदारी कोई 2G 3G स्पेक्ट्रम थोड़ी है कि आप घोटाला कर देंगे। और हमारे संस्कार कोई राफेल नहीं है जिसमें आप घपला कर देंगे। अब दिक्कत क्या है? इनको पता चल गया है कि आवाज तो दबा नहीं सकते हैं, आवाज दबाना मुश्किल है। तो ऐसा करो, आवाज को ही बदनाम कर दो। वो जगह जिस पे आपको कब्जा करना हो, तो उस जगह की मालकिन जो विधवा है उसको डायन बता दो। है ना मजेदार? कोई महिला जिसकी पति नहीं है, वो विधवा है, उसके जमीन को यदि कब्जा करना है तो दो तरीका है। या तो कह दो कि इस महिला का चरित्र ठीक नहीं है, पड़ोसियों के साथ ये नैन मटक्का करते रहती है, या ये कह दो कि ये जादू टोने करती है। फिर उसको गांव से बाहर करो और जो जमीन माफिया होगा उस महिला का जमीन कब्जा कर लेगा। यही हम लोगों के साथ हो रहा है। दिक्कत क्या है? क्या सवाल उठाते हैं? कहते हैं कि देश के खिलाफ नारा लगाया, देशद्रोही है। अरे भाई, तो तुम क्यों कोट बन करके घूम रहे हो? अगर हम देशद्रोही हैं, तुम ही बताते हो, मैप बार बार तुम ही दिखाते हो, सत्ता का दंभ तुम्हारे अंदर ही है। तुम ही बार बार मैप दिखा करके कहते हो कि पूरे देश से खत्म हो गए हो, पूरे देश में जो है भगवा झंडा हम लहरा दिए हैं। तो भाई, पूरे देश में जब भगवा झंडा लहरा दिए हो तो पूरे देश का कानून व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। तो एक देशद्रोही यदि घूम घूम करके इस देश में कुछ गलत बोल रहा है तो पकड़ो, उसको पकड़ करके जेल में डालो। लेकिन तुमको क्या करना पड़ता है? तुमको 200 पुलिस वाले हमारी अगुवानी में लगाना पड़ता है। यहां से वहां तक गिनती कर लीजिएगा जाते हैं। अच्छा, ज्यादा है ना? तो अब बताइए कि मेरी पीएचडी पे जितना खर्चा हुआ 7 साल में, उससे ज्यादा खर्चा तो मेरे एक कार्यक्रम के संचालन में पुलिस वालों के तनखे के ऊपर हो जा रहा है। ये आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी है कि नहीं? बोलिए, आपका टैक्स का पैसा कहां बर्बाद हो रहा है? हमारे ऊपर बर्बाद हो रहा है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए जो धन का अपव्यय किया जा रहा है वहां पर बर्बाद हो रहा है। असली मसला क्या है इसको समझिए। नारा यदि हम लगाए होते ना, जेल से तो हमको कभी नहीं निकलने देते, क्योंकि मसला नारा लगाने का है ही नहीं। मसला जानते हैं क्या है? मसला ये है कि ये बार बार एक बात बोलते हैं कि जेएनयू में ये बुढ़े लोग पड़े रहते हैं और हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद करते हैं। पहली बात तो अब मैं आपके सामने हूं। क्या मैं आपको बूढ़ा लग रहा हूं? क्या मोदी जी हमसे ज्यादा जवान आपको लगते हैं? जब मोदी जी 32 साल में एमए कर सकते हैं तो मैं 30 साल में पीएचडी कर रहा हूं, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? और इस देश के किसी भी विद्यार्थी को यदि पीएचडी करना है तो उसको 30 साल ही समय लगेगा। जैसे मैंने एक जगह एक उदाहरण दे दिया, हालांकि मैं उसको देना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं दे देता हूं। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, आपकी दादी बहुत बूढ़ी है और बार बार कह रही है कि ना, हमको पोता का मुंह देखना है, पोता का मुंह देखना है। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, 9 महीने से पहले पोता या पोती हो सकता है क्या? उसी तरह से मेरे दोस्त,
30 बरस से कम में पीएचडी नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग ऐसे हैं इस देश में जो पीएचडी करते हैं और उनको मालूम होगा कि पीएचडी करने में 30 साल लगता है। एक तो यहां तक बोल दिया कि कैसा डॉक्टर बनेगा और मरीज का इलाज कैसे करेगा। भाई मैं मेडिकल साइंस में पीएचडी नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल साइंस में पीएचडी कर रहा हूं। मैं दवाई नहीं दूंगा, मैं व्यक्ति का इलाज नहीं करूंगा, मैं समाज का इलाज करूंगा। ऐसी तो हालत है। और वैसी जनता के बीच आसानी से फैला दिया गया कि ये बूढ़े लोग बैठ करके पीएचडी कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये असली सवाल है ही नहीं। असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है जो प्रदीप कह रहा है कि चूड़ी बेचने वाला का बेटा, दूध बेचने वाला का बेटा, खेत में मजदूरी करने वाले का बेटा है, कोई ईमानदार जो सरकारी नौकरी करता हो और ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, उसकी बच्चियां जेएनयू में पीएचडी कैसे कर रही है? इसको क्या करना चाहिए? इसको या तो हमारा दरवानी करना चाहिए, हमारा प्लेट उठाना चाहिए, हमारा गाड़ी साफ करना चाहिए, हमारे लिए इनकलाब जिंदाबाद करना चाहिए। तो ये हमारी गैंग में शामिल होने के बजाय एक तो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, ऊपर से हमारे ही खिलाफ अपने लोगों को इकट्ठा करके हल्ला मचा रहा है। दिक्कत इस बात से है। अब दिक्कत जब इस बात से है तो इसके दो तरीके हैं। या तो इस आवाज को खरीद लो या इस आवाज को बदनाम कर दो। तो खरीदने की तो कोशिश बहुत की है। तो हमारा ईमान कोई कोयला का खदान थोड़ी है कि आप अदानी के पैसे से खरीद लेंगे। हमारी ईमानदारी कोई 2G 3G स्पेक्ट्रम थोड़ी है कि आप घोटाला करते हैं। और हमारे संस्कार कोई राफेल नहीं है जिसमें आप घपला कर देंगे। हम इस देश की गरीब जनता हैं। पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस देश में, इस समाज में हम उतना ही योगदान करते हैं जितना आप योगदान कर रहे हैं। और उसी समाज से निकले हुए लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया, एक ऐसे मुल्क के निर्माण का सपना देखा जिस मुल्क के अंदर किसी का भी बच्चा पीएचडी कर सकता है, किसी का भी बच्चा पढ़ सकता है। ये आपकी कोई खैरात नहीं है। ये भूल में मत रहिएगा कि आप खैरात बांट रहे हैं। आप यदि टैक्स देते हैं तो हम भी टैक्स देते हैं। आप यदि मोबाइल खरीदने में टैक्स देते हैं तो हमारे माँ बाप भी नमक खरीदने में टैक्स देते हैं। जितना योगदान आपने इस मुल्क में किया है उतना ही योगदान इस देश के गरीब लोग भी दे रहे हैं। अगर इस मुल्क की बात नहीं होती तो एक बात खुला कह देता हूं, फिर आपका भी शीशे का मकान सुरक्षित नहीं होता। आप मुल्क में हैं, मुल्क के लोकतंत्र को मानते हैं और उस लोकतंत्र की पूरी बुनियाद लोग के कंधों पे टिकी हुई है। इसीलिए आपका लूट भी जारी है। इस बात को आप याद रख लीजिए। हमको आज भी लोकतंत्र में आस्था है, हमको आज भी संविधान में भरोसा है। हम आज भी ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने लोगों के लिए लड़ करके, उनके लिए हल्ला मचा करके समाज में न्याय स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए आप जो ये तहमत लगाते हैं, उस तहमत की साजिश हम समझते हैं। मेरे भी नाम में यदि मोदी, अंबानी, अदानी, माल्या लगा होता तो ये भारे के टट्टू हमारे खिलाफ नारा लगाने के लिए नहीं आते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि एक महिला को महिला के बीच में बदनाम कर दो, एक दलित को दलित के बीच में बदनाम कर दो, एक गरीब इंसान को गरीबों के बीच में बदनाम कर दो, एक ईमानदार व्यक्ति को समाज में बेवकूफ साबित कर दो। ये साजिश है। और इस साजिश का नतीजा क्या हुआ है? इस साजिश का नतीजा ये हुआ है कि आज कोई भी आवाज उठाने से घबराता है, कोई भी आवाज उठाने से डरता है और उसको लगता है कि यदि हम आवाज उठाएंगे तो हम मारे जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, मर तो वैसे भी रहे हैं ना। कभी महंगाई मार रही है, कभी गरीबी मार रही है, कभी किसानों की समस्याएं उनको मार रही है। ये राजस्थान है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं राजस्थान के बारे में कोई आलोचना कर सकूं, क्योंकि कुछ भी हो आप तो हमसे ऊपर ही हैं।
संसाधन में, शिक्षा में, हर चीज में आप उनसे आगे हैं। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, और आप अपने सीएम को हमसे ज्यादा करीब से देख रहे हैं, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, तो क्या राजस्थान की प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आती है? क्या लोगों को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए? जब लड़की इस अपमान में कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो इससे अच्छा है ना कि आप अत्याचार सहकर मरने से अच्छा है कि आप अत्याचार के खिलाफ लड़ करके अपनी जान देते हैं।